Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारे आज की क्लास में केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर है। तो सॉल्यूशन चैप्टर से हमने जो टॉपिक लिया है अपने इस क्लास में, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसको जरा हम समझते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलिए हमने प्रॉपर्टीज ही लिख दिया तो कई प्रॉपर्टीज की बात आ गई। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ये एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है। ध्यान रखिए, आपको हम कई बार ऐसा बताते हैं कि जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं एक्चुअली उसका जो मेन पॉइंट है उसी वर्ड में छिपा होता है, तो आपको वहां से एक्सप्लोर करना होता है उसे। यदि आप इसकी मीनिंग समझ जाएंगे कि कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, तो आप इसके मीनिंग को समझ पाएंगे। यदि आप इस वर्ड को समझ जाते हैं, इसकी डेफिनेशन को आप समझ पाएंगे। तो प्रयास हमेशा यही रखिए कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी और वो आप भूलेंगे। यदि आप कोई चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, तो समझ लेने के बाद आप कोई वो चीज जल्दी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो चीज आपको समझ में आ जाती है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ वैसे ही काम हम यहां पर करने वाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें जो कॉलिगेटिव वर्ड है, कॉलिगेटिव शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसकी जो मीनिंग होती है हिंदी में, मीनिंग दैट इज अणुसंख्य गुण। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमने हिंदी में ले लिया तो हिंदी से आप घबराइए नहीं, यही हिंदी आपको समझने में मदद करेगी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अणुसंख्य, कॉलिगेटिव की हिंदी क्या हो गई, अणुसंख्य हो गई, और प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हिंदी क्या हो गई, अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण। अब यहां अणु हमने अलग लिखा है और संख्य मतलब उसको हमने अलग लिखा है। तो जो ये अणु लिखा है और ये जो संख्य लिखा है, इनका भी अलग अलग मतलब होता है। अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, और संख्य का मतलब होता है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मतलब संख्या। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु संख्या का मतलब क्या बना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। और यहां पर गुण का मतलब क्या होता है, फिर से हम प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब ये, जैसे आपने यहां पर एक कंटेनर ले लिया, यहां आपने वाटर ले लिया और इसमें आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर के पार्टिकल्स यहां पर आ गए और ये वाटर है। तो ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। फिर से सुनिएगा, सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी
जो इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, इनके जो मोल फ्रैक्शंस हैं, उन्हीं मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करने वाले जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ मोल्स। ठीक, अब मोल्स का अमाउंट, मोल का मतलब क्या होता है, यहां पर हमने कहा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वही तो मोल बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के जो मोल है, उसका जो मोल का अमाउंट होगा, मींस मोल फ्रैक्शन, उसी मतलब उस मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कितने टाइप की होती है, तो ये टोटल 4 टाइप की होती है जो आपको पढ़नी है। एक होती है RLVP, RLVP को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस VP का मतलब वेपर प्रेशर समझिएगा, जैसे लिक्विड वाटर है आपका, लिक्विड स्टेट में, तो वाटर क्या करता है, वेपराइज होता है। यदि आप उसको हीट करेंगे तो वेपर और ज्यादा बनेगी, और ज्यादा बनेगी तो आप उसको देख पाएंगे। जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, वो वेपर, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो वेपर जो है कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है अपने चारों तरफ, इंटरनल टू एक्सटर्नल, अंदर से बाहर की तरफ। तो जो प्रेशर वाटर के वेपर के थ्रू क्रिएट किया गया, जो प्रेशर वेपर के थ्रू क्रिएट किया गया, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी बनी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी समझते हैं ये क्या होती है, एक-एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सबको एक साथ देखने की कितने टाइप की होती है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि लास्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ये चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। इसमें एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे RLVP पर, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर हम बात करेंगे। ये क्या होती है, इसको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है RLVP। आप समझ जाइएगा,
RLVP का मतलब क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने बताया कि यहां तक एक लिक्विड फिल है, ठीक है ना, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। हमने यहां पर प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट है। जब इस प्योर सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, अब सॉल्यूट भी आपका दो टाइप का होता है। सॉल्यूट दो तरह का है, एक वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है। बात समझ गए ना आप लोग? तो ये सॉल्यूट जो है ये दो टाइप का है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपराइज हो रहा होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉर्मली जो वेपराइज होता है उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, और जो वेपराइज नहीं होते उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। NaCl का पीस आप ऐसे रख दो यहाँ पे, मान लीजिए NaCl का पीस हमारा मार्कर, तो रख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रख देंगे कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, जो हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, तो कपूर आप ऐसे रख देंगे तो वेपराइज होती रहती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। लेकिन NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसका पीस खत्म नहीं होगा, वैसे ही बरकरार रहेगा, उतना ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये वेपराइज नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, वैसा पड़ा रहेगा। तो ये आपका कैसा सॉल्यूट हो गया? ये हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें हम डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व हो करके क्या बनाता है? ये बनाता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो है सॉल्यूशन बनाता है, ये जो है सॉल्यूशन बनाता है। तो इसमें जगह जगह पर Na+ एंड Cl-, Na+ एंड Cl- के पार्टिकल्स को हम ऐसे बना देते हैं, इसमें समझ आइएगा आप लोग। तो एक बार हमने लिख भी दिया है। तो अब यहां पर इसके अंदर Na+ एंड Cl- के पार्टिकल्स आ गए, तो अब ये जो है प्योर सॉल्वेंट नहीं बल्कि सॉल्यूशन बन गया। तो इट इज नोन एज सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, हमने यहां पर जो प्योर सॉल्वेंट लिया था, ये प्योर है मतलब एकदम शुद्ध है, इसके अंदर और कोई दूसरी इंप्योरिटीज नहीं है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आप जानते हैं कि वाटर जो है वेपराइज होता रहता है, कुछ ना कुछ वेपर उसमें से निकलती रहती है, तो इसका एवापोरेशन होता रहेगा। एवापोरेशन के थ्रू क्या होता है कि ये वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा इस तरीके से, मतलब इसमें से वेपर जो है निकलती रहती है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। कि वेपर हमने बनाया यहाँ पे कि इस तरह बहुत सारी वेपर निकल रही हैं, और यहां पर यही वेपर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, यहां पर यही वेपर कम हो जाती है। यहां पर वेपर ज्यादा बन रही है और यहां पर वेपर जो है कम बन रही है। जो वेपर है ये अंदर से बाहर की तरफ सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये सभी डायरेक्शन में अंदर से बाहर की तरफ क्या करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो जितनी ज्यादा वेपर होंगी उनका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, और जितनी कम वेपर होंगी उनका प्रेशर भी उतना कम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज दैट P0 है, लेट कर लिया हमने कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS, इसको हमने PS मान लिया, देन वी कैन सी हियर, हम यहां देख सकते हैं कि PS इज लेस देन P0, P0 ज्यादा है और PS कम है। ऐसा क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक। इसको हम कैसे समझें?
इसको समझते हैं कुछ इस तरह। देखिए अभी आपने इसके पीछे दो कारण हैं, टू रीजंस हैं यहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाने के दो कारण हैं। पहला कारण कि अगर आप इसके सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, यदि आप इस प्योर सॉल्वेंट के सरफेस को देखिए तो इस सरफेस पर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। और जब हम सॉल्वेंट सॉल्यूट से मिला देंगे सॉल्वेंट में तब सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में देखिए इस सरफेस पर, सॉल्यूशन के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं, लाइक Na+ एंड Cl-। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट रिड्यूस इन द केस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के सरफेस पर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं एज कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट पर जितने यहाँ पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट के, उतने पार्टिकल्स इस सरफेस पर नहीं होंगे, और जब उतने पार्टिकल्स इस सरफेस पर नहीं होंगे तो कम पार्टिकल एवापोरेट होंगे, ठीक है ना। यहाँ ज्यादा है इसके ज्यादा पार्टिकल्स एवापोरेट होंगे, ये पहला रीजन है, यहाँ वेपर ज्यादा बनने का और यहाँ वेपर कम बनने का। दूसरा रीजन क्या है, हमने कहा कि जो आपका सॉल्यूट है कैसा है, नॉन वोलेटाइल, वेपराइज नहीं होता। जब इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे तो आयनाइज हो जाएगा, Na+ एंड Cl- में टूट जाएगा। आप जानते हैं नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो जब ये इसमें डिसॉल्व होगा Na+ एंड Cl- बनाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए। NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है Na+ एंड Cl- के बिटवीन। तो आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी। आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो जब ये बना होगा NaCl, तो Na+ एंड Cl- आपस में जब कंबाइन हुए होंगे तो इनके बीच से कुछ एनर्जी निकलती है। जैसे ये Na+ है और ये Cl- ये भी गैसीय आयन है और ये भी गैसीय आयन, गैसीय फॉर्म में होते हैं। तो जब ये दोनों इंटरेक्ट होंगे यहाँ पे इस तरह से तो जुड़ जाएंगे, NaCl बना लेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ एनर्जी निकलती है, जिसको हमने U से दिखा दिया। U इज लैटिस एनर्जी। मतलब जब Na+ एंड Cl- आपस में कंबाइन होकर के आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस समय कुछ एनर्जी की क्वांटिटी जो है क्या होती है, निकल जाती है, रेडिएट होती है। इसी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी इसने निकाला है, अगर उतनी एनर्जी फिर से इसको मिल जाए तब ये सेपरेट हो जाएगा अपने आयंस में, अपने आयंस में टूट जाएगा। तो जितनी एनर्जी इसने निकाला वो क्या थी, लैटिस एनर्जी। इसके लैटिस एनर्जी के इक्वल इसको Na+ एंड Cl- में ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ये कहां से लेता है, वो एनर्जी ये लेता है वाटर से, प्योर सॉल्वेंट से। मतलब उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा NaCl। जब वाटर के हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये Na+ एंड Cl- में टूट जाएंगे। इस तरह से ये थोड़ा कोल्ड हो जाएगा। जब यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो हीट किसमें इन्वॉल्व हो गई, NaCl को Na+ एंड Cl- में ब्रेक करने के लिए इन्वॉल्व हुई। मींस जो सॉल्यूशन है, यदि इसकी हीट का कंपैरिजन इससे करेंगे तो आप पाएंगे इसकी हीट कम होगी और इसकी हीट ज्यादा होगी। थोड़ा ये गर्म होगा और ये ठंडा हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो रीजन है, इसको लिख लीजिएगा। एक तो हीट यहाँ से आने पर रिड्यूस हो जाती है, जो आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो हीट रिड्यूस होगी, यहाँ से यहाँ आएंगे तो सरफेस पर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे। इस वजह से वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसके पीछे का यही कारण है, ठीक है ना। ओके, ये तो हमने समझ लिया कि प्रेशर कम हो गया, लेकिन कितना कम हुआ और ये कैसे समझे। तो ध्यान रखिए, हम जानते हैं तो लिखेंगे हेंस P0 is greater than PS।
यहां पर P नॉट PS से ज्यादा है, ये आप समझ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है? P नॉट माइनस PS। व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P क्या है? इट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LP, LV। इसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो हमने अभी बात की लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन हमने यहां लिखा क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव का मतलब क्या होगा? ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, ठीक है। देखते हैं इसको, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम शो करते हैं RL BP को, इसको शो करते हैं, जो हमारा P नॉट माइनस PS है उसी को P नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। हमने P नॉट से रिलेट कर दिया इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और केवल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे तो वो होगा हमारा P नॉट माइनस PS। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बिटवीन डिफरेंस जो है उसको समझिएगा। रिलेटिव का मतलब ये और केवल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं, व्हिच इज राउल्ट्स लॉ। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ठीक है। उसको भी नीचे देख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, इसका था P नॉट, इसका था PS। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट यहां साइंटिस्ट का नेम है, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया है, अपना एक लॉ दिया है। उस लॉ में इन्होंने ये बताया कि वेपर प्रेशर है किस बात पर डिपेंड करता है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों किस बात पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पर, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम जानते हैं, वी नो दैट जो XA है उसका मतलब क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस NB। ये बात आप जानते होंगे, आई होप आप जानते होंगे। तो XA इक्वल टू क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस NB। तो XA के प्लेस पर आप यहां उसके वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका और करके P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहां नीचे लिखा Na प्लस NB। ये इक्वेशन तब फॉलो होगी जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 1 के आसपास हो या 1 से ज्यादा हो, तो आप वहां ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। लेकिन यदि सॉल्यूशन आपका बहुत ही डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट,
देन व्हाट वी डू, क्या कर सकते हैं? यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तब क्या कर सकते हैं उस केस में? क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा? कहेंगे यस, जरूर होगा। तो लिखेंगे इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब DIL लिख दिया, समझ जाइएगा। यदि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो इस केस में क्या होगा? देन वी कैन से दैट Na plus Nb ऑलमोस्ट इक्वल टू Nb। मतलब यहां हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए लिखा है ऑलमोस्ट इक्वल टू Nb। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिए यहां पर A कौन है? सॉल्यूट है, और B कौन है? सॉल्वेंट है। तो B इज अ सॉल्वेंट एंड A इज सॉल्यूट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा और आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को चेंज कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन सेकंड कैन बी, ये हो सकता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Nb, ठीक है ना? Na अपॉन Nb, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसमें क्या लिखा है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। मतलब जो Na प्लस Nb था हमने यहाँ अप्रॉक्स कर लिया, तो Nb यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन गई। तो ये है राउट्स लॉ। तो जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो आप ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, और यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था राउट्स लॉ एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और कि इस इक्वेशन में जो है यदि आप और आगे जाएं मॉडिफिकेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि Na इक्वल टू हो सकता है Wa अपॉन Ma। दिस इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है। Nb के लिए हो सकता है कि Nb इक्वल टू Wb अपॉन Nb, उसको भी यहां पुट कर सकते हैं। मतलब जैसे रिक्वायरमेंट हो न्यूमेरिकल में वैसा आप इसको आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं तक रखते हैं। जब न्यूमेरिकल कराएंगे आपको तो वहां पर हम करके दिखाएंगे कि कैसे इसको मॉडिफाई करके हम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी चीजें हैं, बस थोड़ा सा आप समझना चाहेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप, हम वही एक बात बार बार दोहराएंगे कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें, और उसकी अपडेट्स आपको तुरंत दी जाएंगी, इमीडिएटली दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, जय हिंद।